नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लॉकडाउन स्टडी पर। तो आज हम देखेंगे मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, जो आपके एसआई मुख्य परीक्षा में अभी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इससे कुछ प्रश्न बन सकते हैं। तो मानवाधिकार क्या है? एज ए ह्यूमन, एज ए इंसान, हमको कुछ राइट्स मिलते हैं जो हमारे जीवन जीने की राह को आसान बनाते हैं। किसी भी कंडीशंस के बिना, चाहे वो नेशनलिटी यानी कि राष्ट्रीयता हो, लिंग हो, जाति, मूल, रंग, धर्म, भाषा, किसी भी स्थिति की परवाह किए बिना सार्वभौमिक अधिकार है। इसे हम ह्यूमन राइट्स या मानव अधिकार कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हमारे संविधान में दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 में, उसके साथ साथ ही भोजन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा, राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ, ये सभी, और राइट टू स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम का जो अधिकार है, ये सभी ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत भी आते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आपके एनुअल एग्जाम में कि ह्यूमन राइट्स डे जो होता है वो हम कब मनाते हैं। तो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, विश्व मानवाधिकार दिवस, हम हर साल 10 दिसंबर को आयोजित करते हैं, उस दिन मनाते हैं। अब ऐसा 10 दिसंबर को क्यों किया जाता है? क्योंकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये जो है मानवाधिकार की जो घोषणा थी, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में इसे अपनाया गया था। यह इंपॉर्टेंट बन सकता है कि पेरिस में इसे अपनाया गया था 10 दिसंबर 1948 को। इसी कारण हर साल 10 तारीख को, 10 दिसंबर को हम वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। अब हमारे हिंदुस्तान यानी कि भारत में मानवाधिकार से संबंधित जो प्रावधान है वो क्या है? भारत की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, उसके द्वारा संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकारों के रूप में मानवाधिकार या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में सहित तथा भारत में अदालतों द्वारा लागू किए जाने योग्य है। भारत में ह्यूमन राइट्स एज अ फंडामेंटल राइट्स हमको संविधान में दिए गए हैं, जिसके कारण अगर उसका उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 का यूज करके आप हाई कोर्ट जा सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को आहत पहुंचाया जाता है। तो ये सभी ह्यूमन राइट्स का पार्ट बनाते हैं इंडिया में। अब इंडिया में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कब बना? तो इसकी स्थापना 1993 में हुई। यहां से एक मुख्य प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में, किस एक्ट के द्वारा हुई? जिस कानून के तहत इसे स्थापित किया गया था वह था मानवाधिकार अधिनियम 1993 का संरक्षण। प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हमने गठित किया था। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का स्ट्रक्चर यानी कि संरचना जो होती है दोस्तों, उसमें कौन कौन लोग होते हैं? तो एक चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष होगा, जो कि भारत के सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं, ये एक मेंबर। एक सदस्य जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है, एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। ऐसे 3 मेंबर होंगे, जिनमें से एक जो रिटायर्ड है या वर्किंग है, वो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चेयरमैन होंगे। और ऐसे 3 मेंबर होंगे जिन्हें ह्यूमन राइट्स के बारे में विशेष जानकारी है, जिन 3 में से एक महिला होनी चाहिए। यह इंपॉर्टेंट है। 3 ऐसे मेंबर होंगे जिन्हें ह्यूमन राइट्स का जानकारी होनी चाहिए, उनमें से 2 तो मेल रहेंगे और 1 फीमेल होनी कंपलसरी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कुल 6 मेंबर हो जाएंगे, जिसमें से 1 अध्यक्ष होंगे और 1 महिला होनी अनिवार्य है। इनके अलावा 7 पदेन सदस्य यानी कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं इसमें, कुल 7। और वो कौन कौन होते हैं? इंडिया में जितने भी नेशनल कमीशंस हैं, चाहे वो माइनॉरिटी की हो, अनुसूचित जाति की हो, अनुसूचित जनजाति की, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग ओबीसी, बाल अधिकार चाइल्ड डेवलपमेंट संरक्षण और विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त, ये जो होते हैं, इनके जितने भी अध्यक्ष हैं वो भी इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। टोटल 7 होते हैं, ये यहां पर लिखा हुआ है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें से कौन नहीं होते हैं पदेन सदस्य। तो आप सभी ध्यान देंगे। अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी आयोग के अध्यक्ष होंगे, अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट के अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के अध्यक्ष, महिला आयोग की जो अध्यक्ष होंगी वो, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त, ये जो सभी होंगे इसके मेंबर्स होंगे एक्स ऑफिशियो। अब क्योंकि हमारे यहाँ चीफ जस्टिस या जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो 65 साल में रिटायर होते हैं और हाई कोर्ट में 62 साल के,
और वो ही इसके चेयरमैन या मेंबर्स होंगे। इसी कारणवश इस आयोग के अध्यक्ष की सदस्यता 3 साल की होती है या फिर 70 वर्ष आयु, 65 से ज्यादा ही होगी, जाहिर सी बात है ये, ठीक है। 3 साल के लिए वो रहेंगे या फिर 70 वर्ष की आयु तक वो काम कर सकते हैं और वे पुनर्नियुक्ति के लिए भी पात्र होंगे, वापस से एलिजिबल हो सकते हैं वो। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष और जो मेंबर्स होते हैं उनका जो नियुक्ति होती है वो एक कमिटी द्वारा होती है। अब उस कमिटी में कौन कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री होते हैं जो कि अध्यक्ष रहते हैं, होम मिनिस्टर भारत के गृह मंत्री रहेंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्यसभा के उपसभापति होंगे यहां पर, ना कि सभापति, क्योंकि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और वो इस कमेटी में भाग नहीं लेते हैं। तो कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन, राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर हमारे, और राज्यसभा के डेप्यूटी स्पीकर। ध्यान रखेंगे, डेप्यूटी स्पीकर। अब देखते हैं भारतीय कानून में शामिल मानवाधिकार। मौलिक अधिकार अगर आप देखेंगे तो भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 32 तक दिए गए हैं, क्योंकि अनुच्छेद 12 में स्टेट यानी सरकार की परिभाषा दी गई हुई है और 13 में न्यायिक समीक्षा इनडायरेक्टली बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक भारत में प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया है। 19 में स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आजादी दी गई है और 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये दी गई है। मौलिक अधिकारों को, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स या फिर उसी को ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत भी लेते हैं, इनके उल्लंघन के खिलाफ अनुच्छेद 32 लेकर आप सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जा सकते हैं। और किसके खिलाफ जाएंगे? क्योंकि राज्य ही कोई ऐसा कानून बनाएगा आपके खिलाफ जो आपका हनन कर रहा होगा, इसीलिए डीपीएसपी में आपको दिया गया है आर्टिकल 36 से 51, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य ऐसे कानून बनाएगा और ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो आपके फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार या ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करता हो। अगर वो ऐसा करता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, एनवायरमेंट वाला जो पार्ट है आपका सिलेबस में, उससे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहां स्क्रीन पर देख रहे होंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो सबसे पहले आपसे इसका डेट ही पूछा जा सकता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब का है? 1972 का है। इसमें एक खास बात है, 42वां संविधान संशोधन 1976 जो हुआ था इंदिरा गांधी की सरकार के समय, इसमें इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाला जो कानून है उसको राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। राज्य सूची, स्टेट लिस्ट से हटाकर संवर्ती सूची, और ये दोनों किसका पार्ट है? 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची का भाग है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वाइल्ड लाइफ का प्रावधान अगर हमारे संविधान में और कहां दिया गया है तो संविधान के अनुच्छेद 51A(G) में कहा गया है कि वनों एवं वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया था? रशिया से लिया था, यह ध्यान रखेंगे। स्वर्ण सिंह कमिटी द्वारा इसका रिकमेंडेशन दिया गया था, ध्यान रखेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज का जो रिकमेंडेशन है स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा दिया गया था। एक और प्रावधान जो हमारे संविधान में फंडामेंटल वन्य जीव संरक्षण से रिलेटेड है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डीपीएसपी के तहत अनुच्छेद 48A के मुताबिक राज्य पर्यावरण संरक्षण व उसको बढ़ावा देने का काम करेगा और देश भर के जंगलों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का दिशा का कार्य करेगा, मतलब उनकी सुरक्षा की तरफ कार्य करेगा, ये ध्यान में रखेंगे। अब इस अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का मेन मोटिव क्या था? तो यह अधिनियम पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु अधिनियमित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, पौधों और जानवरों के लिए पर्टिकुलरली इसको नियमित अधिनियमित किया गया था। यह दोनों फैक्ट्स अभी अपडेट हो चुके हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे भारत में राष्ट्रीय उद्यान अभी कुछ ज्यादा हो चुके हैं, टाइगर रिजर्व भी बढ़ चुके हैं, 53 या 54 हो चुकी है उसकी मात्रा। और छत्तीसगढ़ के कंटेक्स्ट में आप देखेंगे तो चौथा जो था गुरु घासीदास, उसको एफिलिएशन नहीं मिला है, तो अभी सिर्फ 3 ही टाइगर रिजर्व हैं छत्तीसगढ़ में भी, ध्यान रखेंगे। यह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है यह शिकार पर प्रतिबंध भी लगाता है। यह अधिनियम की अनुसूची शेड्यूल 1, 2, 3, 4 में निर्देशित किसी भी जंगली जानवर के शिकार को प्रतिबंध करता है, ठीक है, यह ध्यान में रखेंगे। इसी एक्ट के तहत वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स का संरक्षण करने की बात भी कही गई है।
अगला जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो सबसे पहले आपको मैच द फॉलोइंग या सही जोड़े मिलाव करके एक साइड सारे अधिनियम देगा, एक साइड डेट, ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। तो इस अधिनियम का बैकड्रॉप क्या था? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अधिनियम जून 1975 में स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो ये ध्यान रखेंगे, ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था स्टॉकहोम में हुआ था 1972 में, और ऑलमोस्ट इसको 50 साल हो चुके हैं अब, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। मानव पर्यावरण में सुधार के लिए उचित कदम उठाने हेतु आयोजित किया गया था इसे, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब हमारे भारत में इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कौन से अनुच्छेद के तहत एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया गया था? तो ये था अनुच्छेद 253, ध्यान रखेंगे। और ये एक प्रकार से इंटरनेशनल ट्रीटी थी जो हर देश के ऊपर बाध्य थी। संविधान का अनुच्छेद 48 है जो हमने देख लिया है, पर्यावरण के संरक्षण की बात करता है। 51A में भी इसका प्रावधान दिया गया है। अगला जो एक्ट है वो है वन संरक्षण अधिनियम यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ये ध्यान में रखेंगे, ईयर्स ही आपको मोस्टली पूछे जा सकते हैं। इसमें अगला एक्ट है दोस्तों नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, राष्ट्रीय वन नीति 1988। इसके तहत भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% हिस्सा यानी कि 1/3 हिस्सा वन और वृक्षों से आच्छादित करने का लक्ष्य है। भारत में कितने प्रतिशत हिस्सा? 1/3 या फिर 33% हिस्सा, ध्यान में रखेंगे। और लास्ट एक्ट जो आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड पता होना चाहिए वो है बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002, जैव विविधता नियम अधिनियम 2002। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों अगला टॉपिक जो है आपके सिलेबस में वो है प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन से संबंधित। तो उससे जुड़े कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। सबसे पहला आप यहां पर देख रहे होंगे, वायु प्रदूषक का विश्वसनीय संकेतक क्या है? तो अगर एयर पोल्यूशन की हम बात करें जिसको नापा जाता है या उसकी कुछ डिग्री से हम साइंटिस्ट लोग जो रहते हैं वो वहां के एयर क्वालिटी इंडेक्स को बताते हैं, तो वो होता है लाइकेंस और मोस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइकेंस और मोस जो होते हैं वो ब्रायोफाइट्स होते हैं, और लाइकेंस जो होता है वो एल्गी प्लस फंगाई यानी कि शैवाल और कवक के मिश्रण से बनता है, इसी को ही लाइकेंस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे संबंधित, लाइकेन जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में भी काम आता है। तो क्या ऐसा पूछा जा सकता है, नाइट्रोजन जो होता है वो लाइकेन जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है? तो हाँ बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहां आप देख सकते हैं शैवाल के साथ अपने सहयोग के कारण लाइकेन हवा में मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करने में सक्षम होता है, जिनसे उनका विकास होता है। लाइकेंस को स्वच्छ हवा की जरूरत होती है, यह प्रदूषण को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अगर वहां पे लाइकेंस की कमी है इससे मतलब कि एयर क्वालिटी वहां पर खराब है। वैज्ञानिक जो होते हैं लाइकेंस की मदद से वायु प्रदूषण के स्तर को निर्धारित कर सकते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप देखेंगे ये पेड़ पौधे या दीवालों में आपको जो दिखाई देता है बारिश के समय या नॉर्मल टाइम में भी हरा हरा, यही लाइकेंस और मोसेस होते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है, ठीक है, मानसिक रोग, अगर आपके न्यूरॉन्स को या नर्व्स को डैमेज करने वाला, ब्रेन सेल्स को डैमेज करने वाला प्रदूषक है तो वो है लेड यानी कि पीबी। ये बहुत ही हानिकारक होता है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, हमने ब्रेन के लिए। आप देख सकते हैं सीसा एक सच्चा जहर है जिसकी शरीर में कोई आवश्यक भूमिका नहीं होती, क्योंकि यह बहुत हद तक कैल्शियम जैसा दिखाई देता है और ब्रेन जो रहता है सेम वैसा ही बना रहता है। मस्तिष्क रसायन विज्ञान में एक आवश्यक खिलाड़ी, अन्यथा अच्छी तरह से संरक्षित मस्तिष्क में सीसा घुस सकता है, इसीलिए यह बहुत हानिकारक होता है। लेड जो होता है वो कोशिकाओं के अंदर कैल्शियम के संचालन और भंडारण को बाधित करता है, सेल तनाव को बढ़ाता है, जिससे न्यूरॉन्स और मस्तिष्क में अन्य कोशिकाओं की मृत्यु हो सकती है और ब्रेन सेल्स डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए हमारे नर्वस सिस्टम या ब्रेन को जो डैमेज करता है वो इनमें से कौन है? लेड, जो कि मोटर कार से उत्पन्न होता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि। कार्बन मोनोऑक्साइड
प्रदूषक पॉल्यूटेंट हम क्यों मानते हैं? क्योंकि इसकी बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है कि ये हमारे ब्लड में जाकर, हमारे खून में जाकर बहुत इजीली मिक्स हो जाता है और एक जहर बना देता है, एक जहर का काम करता है। तो इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन के संयोग, मतलब उसका मिश्रण उससे आराम से मिल जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन से संयोग करती है ये। कार्बन मोनोऑक्साइड से कुछ संबंधित मुख्य तथ्य यहां पर देख लेते हैं हम। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO एक ज्वलनशील गैस है, ध्यान रखेंगे। यह रंगहीन, कलरलेस, गंधहीन, स्मेललेस और स्वादहीन, टेस्टलेस होता है। यह मनुष्यों और अन्य ऑक्सीजन से सांस लेने वाले जीवों के लिए घातक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका एक और नाम क्या है? साइलेंट किलर। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन से केमिकल का नाम साइलेंट किलर है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्योंकि यह ब्लड में इजीली जाके मिल जाता है और जिससे इंसान की मृत्यु हो सकती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वायुमंडल प्रदूषक नहीं है? यहां पर आपसे पूछ रहा है नहीं है, तो हाइड्रोकार्बन्स बिल्कुल है, कार्बन मोनोऑक्साइड अभी हमने देखा है, सल्फर डाइऑक्साइड ये भी है। कार्बन डाइऑक्साइड ये बिल्कुल एक प्रदूषक नहीं है, क्योंकि पेड़ जो होते हैं उनके लिए एक प्रकार से सांस लेने का जरिया होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड वो लेते हैं और ऑक्सीजन हमको देते हैं, पेड़ जो होते हैं वो। अगला प्रश्न, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? तो ताजमहल संगमरमर से बना है, आप सभी को पता है। व्हाइट होने के कारण जब उसमें एसिड रेन पड़ता है तो वो येलो स्पॉट्स उसमें आ जाते हैं। तो यहां पर आंसर होगा अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। और इसमें क्या होता है? H2SO4 या फिर HNO3 इनका जो मिश्रण होता है, या फिर NO2 और SO2 यही एसिड रेन बनाते हैं, NOx और SOx मिलकर। तो ये दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में दे सकता है, तो दोनों ही सही है, ध्यान रखेंगे। या तो H2SO4 प्लस HNO3 या फिर NO2 और SO2, ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही एसिड रेन होते हैं। और एसिड रेन कुछ नहीं, जो केमिकल हमारे गाड़ियों के धुएं से और फैक्ट्रियों से निकलकर ऊपर जाते हैं, वही पहली वर्षा में जो बारिश होती है, बारिश की बूंदें उनके साथ जमीन पर वापस आती हैं। इसी कारण से कहा जाता है कि जब पहली बारिश होती है उसमें आप ना निकला करें, एसिड रेन से आपको भी खतरा हो सकता है। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर क्या करता है? ओजोन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यह स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में। क्षोभ मंडल फिर समताप मंडल आप जानते होंगे, उसमें यह होता है। और यह सूर्य की पराबैंगनी किरण जो होती हैं, यूवी रेस, उनके प्रवेश को पृथ्वी में कम करता है, उनसे बचाता है। तो ओजोन लेयर क्या करता है? यूवी रेस से बचाता है हमें। यहां पर आप देख सकते हैं, यह है स्ट्रेटोस्फीयर, सेकंड वाला जो लेयर है इसी में ही ओजोन लेयर होता है। यहां पर आप देख सकते हैं सोलार रेडिएशन से बचाता है। और हमारे जो CFCs, HFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे फ्रिज से, AC से, हमारी गाड़ियों से निकलते हैं, वो क्या कर रहे हैं? ओजोन लेयर को बर्बाद कर रहे हैं, ओजोन लेयर को खराब कर रहे हैं। और अगर ओजोन लेयर खराब होगा, उसी को ओजोन लेयर डिप्लीशन कहा जाता है, उसमें छेद होना। और अगर उसमें छेद हो जाएगा तो सूर्य की जो यूवी रेस जो रहेंगी वो डायरेक्टली हमारे पृथ्वी पर आएंगी, जो कि इंसानों के लिए और यहाँ के जीव जंतुओं के लिए हानिकारक हो सकती हैं। स्किन कैंसर हो सकता है इससे, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन डिप्लीशन या ओजोन का जो क्षरण है वो सबसे पहले जो देखा गया था वो 1985 में ब्रिटिश संस्थान के द्वारा देखा गया था, अंटार्कटिका वाले रीजन में। ध्यान रखेंगे, अंटार्कटिका वाले रीजन में इसे खोजा गया था। तो अगला प्रश्न उसी से संबंधित है कि वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया था वह कहां स्थित है? तो यह अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है, अंटार्कटिका में स्थित है, ध्यान रखेंगे। सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी किरणें क्या कर सकती हैं? फेफड़ों का कैंसर, मुख का कैंसर, त्वचा का कैंसर। तो आप सभी को पता होगा यह त्वचा का कैंसर कर सकती हैं। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है ग्रीन हाउस इफेक्ट। बचपन से आप सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा एनवायरमेंट में। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? यही जो गैसेस होते हैं जो ऊपर जाते हैं, जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वायुमंडल का तापमान बढ़ाते हैं, जिसके कारण ओजोन लेयर डिप्लीट भी होता है। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस के घनीकरण के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ना, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये ध्यान रखेंगे, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अगला प्रश्न, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन। पारिस्थितिकी किसके बीच का संबंध है? तो ये आप देख सकते हैं जितने भी ऑप्शन आपने दिए हैं उसमें सबसे अप्रोप्रिएट है जीव और पर्यावरण, ऑर्गेनिजम्स और एनवायरमेंट के बीच का रिश्ता बताता है इकोलॉजी। और इकोलॉजी शब्द जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था
1869 में अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। किसके द्वारा? अर्नेस्ट हैकल के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, मिनिमम एरिया ऑफ लैंड रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सस्टेन द लाइफ ऑफ अ पर्सन, मतलब एक आदमी को जीवन जीने के लिए जितनी जगह की जरूरत पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? नीश, बायोम, बायोटा या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। आप सिंपल याद रखेंगे, आपके घर में आप चारों ओर घूमते हैं तो जहां जहां आपके पदचिन्ह पड़ते हैं उतना ही एरिया आपको सर्वाइवल के लिए चाहिए। व्यक्ति को जीवन को पूरी तरह से बनाए रखने के लिए आवश्यक भूमि जो होता है उसे पारिस्थितिकी पदचिन्ह इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, किसी क्षेत्र में पर्यावरण द्वारा समर्थित जीवों की संख्या कहलाती है? द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी सपोर्टेड बाय एनवायरमेंट इन अ गिवन एरिया इज नोन एज। तो सिंपल सी बात है, अगर आप एक 5 लीटर का बाल्टी में पानी भरते हो तो आप मैक्सिमम कितना भर पाओगे? 5 लीटर ही ना भर पाओगे, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 5 लीटर है। तो उसी को क्या कहते हैं? कैरिंग कैपेसिटी, वहन क्षमता। वहन क्षमता इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनवायरमेंट में एक जगह पे सपोर्ट करना, ठीक है, किसी क्षेत्र में, उसी को कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा है? तो ऑप्शंस अगर आप ध्यान से देखेंगे, झील, तो ये आर्टिफिशियल नहीं होता, आर्टिफिशियल भी होता है प्लस नेचुरल भी होता है। ठीक है, घास का मैदान ये नेचुरल होता है, फॉरेस्ट नेचुरल होते हैं। लेकिन चावल के खेत, अगर आप राइस फील्ड देखेंगे, आप धान की बालियां लगाकर धान उगाते हैं, रोपा लगाते हैं, तो वो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का पार्ट बनाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, कौन से घटक एक परितंत्र का निर्माण करते हैं? ठीक है, इकोसिस्टम का निर्माण करने वाले कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? तो वाटर, कार्बन, ये तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन, सल्फर इसमें नहीं है। सॉइल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये भी नहीं। लेकिन आप बचपन से पढ़ रहे होंगे कि प्राइमरी कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स और प्रोड्यूसर्स होने चाहिए। ठीक है, एक फूड चेन का पार्ट आप लोग पढ़ते होंगे बचपन से कि फ्रॉग को स्नेक खा जाता है, स्नेक को चील खा जाता है, फिर ऐसा चलते रहता है ये सर्कल। वही चीज इसमें पूछा गया है। तो अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा अबायोटिक मटेरियल्स यानी कि अजैविक सामग्री, प्रोड्यूसर्स जो उत्पाद करते हैं, उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर्स, और डिकम्पोजर्स जो उसको डिकम्पोज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, क्लाइमेट चेंज इज कॉज्ड बाय, तो यहां पर आप देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, पोल्यूशन। तो तीनों ही हमने ऊपर देखा है, ग्रीन हाउस भी इसका इफेक्ट है। ठीक है, मतलब उसके कारण भी क्लाइमेट चेंज होता है, ओजोन लेयर के कारण भी होगा, पोल्यूशन प्रदूषण के कारण भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ध्यान रखेंगे, उपर्युक्त सभी। और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो 6 ग्रीन हाउस गैसेस बताए गए हैं वो है CO2, SF6, HFC, परफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और CH4 यानी कि मीथेन। और मीथेन को ही हम मार्शी गैस या डैम्प गैस के नाम से जानते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय 4 प्रोटोकॉल जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको देख लेते हैं। इसमें सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं दोस्तों। जैसा कि पहला आप देख पा रहे होंगे क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये एक अंतरराष्ट्रीय समझौता था 1997 में, जो कि 2005 में लागू हुआ था 16 फरवरी को 2005 में। क्योटो शब्द से याद रखेंगे क्लाइमेट चेंज। क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज के लिए हुआ था। इसके बाद अगर आप देखेंगे दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए हुआ? ओजोन लेयर के लिए, ओजोन डिप्लेशन के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था उसे रोकने के लिए, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, 1987 में से अपनाया गया था। ध्यान देंगे। भारत ने जून 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पक्षकार किया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन डिप्लेशन से। ध्यान देंगे। एक है कार्टेगाना या कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो वर्ष 2000 में हुआ था बायो सेफ्टी के लिए। इतना ही आपको याद रखना है। कार्टेगाना 2003 में लागू हुआ और यह बायो सेफ्टी के लिए हुआ था, कार्टेगाना प्रोटोकॉल। नेक्स्ट जो है प्रदूषण में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD के नाम से हम इसे जानते हैं। यह क्या है? ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थ के जैव रसायन अपघटन के लिए आवश्यक होती है, उसे ही BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। सिंपल सा एक बात याद रखेंगे, जितनी ज्यादा BOD उतना हाई पॉल्यूशन। ठीक है,
क्योंकि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जितना पोल्यूशन होगा ऑक्सीजन की डिमांड उतनी बढ़ेगी, उसी को ही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। जनरली ये लेक्स में और नदियों में देखा जाता है। वाटर पोल्यूशन आप बीओडी से नापते हो। जल प्रदूषण की एक मात्रा को बीओडी के माध्यम से मापा जाता है, ठीक है, क्योंकि जितना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी मतलब उतना ही वो पोल्यूटेड है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सामाजिक उत्तरदायित्व वाला जो चैप्टर था उसमें से मानवाधिकार, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हमने पहले ही कवर किया है, प्रदूषण और जलवायु और वन्य जीव संरक्षण हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो थैंक यू सभी को, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जो आपके लिए और जानकारी महत्वपूर्ण हो सकता है, आपके एग्जाम में काम आ सकता है। थैंक यू।